सवाल है लो क्या है। जवाब है लो एक है। सवाल है हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। जवाब है हम यहाँ हमारे अनंत रचयिता का ध्यान एवं उनसे प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब हम और हमारे गैलेक्टिक कन्फेडरेशन के सभी भाई बहन, मास्टर हीलर रेश, गार्जियन एंजल्स, काउंसिल मेंबर्स और पूरे ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य सभ्यताएं हैं जो उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सबको हम आज इस मेडिटेशन में शामिल होने के लिए निवेदन करते हैं और उन सब का आह्वान करते हैं। आज हम सब मिलकर जितने भी लोग आज मेडिटेशन कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को और सभी सदस्यों को और वो सभी परिजनों को जिन्हें वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन सबको हम अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी से शुद्ध करते हैं और उस सभी लोगों के आसपास और उनके घरों के आसपास उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का एक बहुत बड़ा सुरक्षा घेरा बनाते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार या व्यक्ति जो सिर्फ खुद की सेवा में कार्यरत हो, उन सभी व्यक्ति या विचारों को इस घेरे में आने से बिल्कुल प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लो एक है। ओवर डिस्क्लेमर टू नहीं सविता लगाया। जी। डिस्क्लेमर नहीं लगाया। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करिए। सभी को नमस्कार। आत्मवंदन। राम, द लॉ ऑफ वन, यानी एक का कानून, एक का तरीका या एक का। दोस्तों, इस पुस्तक के द्वारा दी गई संदेशों को मानना या ना मानना आपका विल है। मैं तो सिर्फ मटीरियल पढ़ रही हूँ। चलिए चलते हैं। सत्र 8, दिन है 26 जनवरी 1981 यानी 1981। कि हर समय रा बोलते हैं कि हम हैं, वैसे वो शुरुआत कर। हम रा हैं। हम आपका स्वागत अनंत रचिता के प्रेम रोशनी में करते हैं। अब हम संवाद करते हैं। यहाँ पे हम राह बोलने का मतलब है आप खुद नहीं बोल रहे। वो कालरा जो कि ध्यान अवस्था में है, उसके मुंह से उसके शब्दों के बोल रहे हैं। आगे चलते हैं। बोलते हैं पहला सवाल है जिसे मैं मां संघ का विज्ञापन करूंगा। इसका स्वतंत्र इच्छा से है, फ्री विल से है। जैसा कि मैं समझता हूँ काउंसलिंग द्वारा संपर्कों की अनुमति, लेकिन ये बहुत है क्योंकि लोगों का एहसास नहीं है कि वे अपनी स्वतंत्र इच्छा ऐसे संपर्क को करना चाहें। तो यहाँ पे डॉन कहना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन ने बहुत से लोगों को पाया है जो इस विषय में करना चाहते हैं। आगे बढ़ती हूँ। ये सामग्री जो भी कर रहे हैं उसका प्रसार किया जाएगा। इस सामग्री का प्रसार इस ग्रह के अपेक्षाकृत कम संख्या में लोगों की जरूरत पर निर्भर करती है। ये सामग्री को बहुत से लोग अब चाहते तो हैं, लेकिन इसका प्रसार करने पर भी उन्हें पता ही नहीं होगा कि ये उपलब्ध है। क्या विज्ञापन करने की संभावना है या ये स्वतः सिद्धांत के खिलाफ? दोस्तों, कहना चाह रहे हैं कि जो हम द्वारा जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं उसका अगर ज्ञापन करते हैं तो हम किसी की बिल को हर्ट तो नहीं कर रहे। सबके पास ये जानकारी पहुंचा के कहीं हमें कैसे भी ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है या फिर हम नहीं दे जो ये जानकारी है। उसके उत्तर आप बोलते हैं। आप विचार करें, यदि आप चाहें आपके जीवन के अनुभव में जिस मार्ग को यानी कि अब तक जो भी अनुभव है उन संयोगों और विषय परिस्थिति पर विचार करें जो एक दूसरे से जुड़ते हुए चलते हैं। इस पर अच्छी तरह से विचार करें। प्रत्येक इकाई को वो अवसर प्राप्त होगा जिसकी आवश्यकता इस इकाई को। दोस्तों, यहाँ इकाई का मतलब रा कह रहे हैं कि आपकी आजादी है इस किताब को आप शेयर करना चाहें, पर जब शेयर तो डिस्कशन होगा। डिस्कशन होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग जानेंगे और यही हमने जो पिछले सत्र में पढ़ा लॉ ऑफ स्क्वायर की सफलता है। जितनी होगी उतनी ग्रोथ होगी।
तो सेवा ही कहलाए। आगे जो इस जानकारी को खोज कर रहे हैं कि जीवन के अनुभव जानने का कोई उपयोग नहीं है कि इस जानकारी के स्रोत यानी किताब का अस्तित्व क्या है, यानी कि ये कहाँ से आया, इसे किसने दिया। इस प्रकार जो संपर्क या प्रचार हुआ वो सामान्य ही रखा गया और इसे इस तरह डिजाइन नहीं किया गया जैसा कि हम किसी भी विशेष सामग्री या किताब में खोजते हैं, बल्कि इसे ऐसे रखा गया है ताकि जिनकी आंखें खुल जाए वो इस जानकारियों को खोजे और इस माया जाल के छोटे छोटे पहलुओं को समझ सके। दोस्तों और आगे बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ वन मटीरियल आपको ढूंढता है, आप इस किताब को नहीं ढूंढते। जब आप तैयार होंगे ये आपके सामने आ जाए। हालांकि ये किताब सबको पसंद नहीं आएगी, कुछ पसंद भी कर सकते हैं, खारिज भी कर सकते हैं और जिनको जानकारी चाहिए वो जानकारी ले भी सकते हैं। डॉन आगे कहते हैं, कल के सामग्री का एक हिस्सा है जो मैं अभी पढ़ूंगा, जहां आपने कहा था कि एक निश्चित मात्रा में लैंडिंग हो रही है। इनमें से कुछ लैंडिंग आपके लोगों की है, कुछ ऐसी इकाइयों की है जिन्हें आप ओरियन ओरायन के समूह के रूप में जानते हैं। दोस्तों यहाँ ओरियन या ओरायन एक ही समूह का नाम है, दोनों तरह से हम इसे बोल सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि लैंडिंग आपके लोगों की है, इस वाक्य से आपका क्या मतलब है? रात उत्तर देते हैं, आपके लोगों के पास वर्तमान समय स्थान में वो तकनीकी उपलब्धि है जिससे वे उस प्रकार के आकार और प्रकार के यान को बनाने और उड़ाने में सक्षम हैं जिन्हें आप उड़न तस्करी या यूएफओ के नाम से जानते हैं। और यह कहना चाह रहे हैं कि धरती के लोगों के पास वर्तमान स्थिति है दोस्तों, ये 1981 की बात हो रही है। वो बोल रहे हैं कि आपके लोगों ने यूएफओ बना लिया है, वो उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, दुर्भाग्य से आपके लोगों की समूह की कंपनता के लिए ये उपकरण मानव जाति की सेवा के लिए नहीं बल्कि एक संभावित विनाशकारी उपयोग के लिए, ये लोगों की सेवा के लिए नहीं विनाशकारी उपयोग के लिए है। ऐसा जब रा ने बताया तो सब हैरान हो गए। ये आपके समूह के कंपनता के बंधन को अव्यवस्थित करते हैं। अव्यवस्थित करते हैं मतलब जो समूह है यानी पूरी सोसाइटी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी वो अव्यवस्थित यानी बिगाड़ सकते हैं, जिससे ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें दूसरों की सेवा करने वाले और स्वयं की सेवा करने वाले दोनों ही प्रकार के समूह उस ऊर्जा या शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो अनंत बुद्धिमानिता के द्वार को खोलती है। ये बदले में फसल को छोटा होने का कारण बनता है। यहाँ रा कहना चाहते हैं कि ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि जो दूसरों की सेवा कर रहे हैं या जो स्वयं की सेवा कर रहे हैं दोनों ही उस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। और यही कारण है कि कटाई कम होगी। यानी कटाई का मतलब है जब हम एक युग से दूसरे युग में जाते हैं तो उतने लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत से लोगों को रोका जा सकता है। डॉन आदि कहते हैं, क्या ये यान हमारे उन लोगों के हैं जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं, जो इस समय भौतिक रूप से यहाँ नहीं है? उनके ठिकाने कहाँ हैं? रॉ उत्तर देते हैं, इसमें से जिनके बारे में हमने बात की वे तीसरे घनत्व यानी 3D से है, यानी इसी प्लैनेट से है और आपके लोगों के अलग अलग सिख विभाजनों या संरचनाओं का हिस्सा है जो सैन्य परिसर का हिस्सा है। कहना चाह रहे हैं कि मिलिट्री के ही डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी कि ये आपकी सेना को युद्ध के समय है। दोस्तों यहाँ राव बताना चाह रहे हैं कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो वेपन्स भी सकता है, उसी के बाद आगे रहा कहते इनके कई ठिकाने हैं, कुछ ठिकाने समुद्र के नीचे आपके बहामास यानी एक चट्टानों के नजदीक हिंद महासागर में है और साथ ही आपके प्रशांत महासागर में अलग अलग जगहों पर चिली के सीमाओं के नजदीक भी है। इनके ठिकाने आप भी है जिन्हें आप ग्रह कहते हैं। फिलहाल फिर से काम, दोस्तों यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अभी चंद्रमा पे काम चल रहा है। आगे कुछ ऐसे खाने हैं जो आपके धरती के नीचे
जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ती है। यानी दोस्तों टनल रूप में सारे देश एक दूसरे से मिले हुए हैं इस कनेक्शन से। आगे बढ़ते हैं। कुछ ठिकाने आपके आसमानों में भी है। ये सारे ठिकाने आप लोगों के हैं और इनमें विनाशकारी क्षमता है। यानी इन सभी ठिकानों पे ये विनाशकारी विमान लगते हैं और सभी देश ये जानते हैं और एक दूसरे के संपर्क में है, लेकिन जनता तक कोई बात नहीं पहुंची। डॉन आगे बोलते हैं, इन विमानों को चलाने वाले लोग कहाँ से आते हैं? क्या वे पृथ्वी पर किसी राष्ट्र से संबंधित है? उनका स्रोत क्या है? और उत्तर देते हैं, ये लोग उसी जगह से आते हैं जहां से आप या मैं आते हैं। ये भी रचयिता से ही आते हैं। जैसा कि आप इसके सतही पहलू पर सवाल कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी और दूसरे देशों के सरकार से हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। यानी दोस्तों राय बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लोग ही, स्टाफी या लोग ही इस काम के लिए हैं। आगे डॉन पूछते हैं, क्या मुझे ये समझना चाहिए कि संयुक्त राज्य के पास ये विमान समुद्र के नीचे के ठिकानों में है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका समुद्र के नीचे है? तो रात सही। आगे पूछते हैं, संयुक्त राज्य में इनको बनाना कैसे जिससे उसने इस धरती। दोस्तों आगे का सवाल और नहीं हुआ, हमारे पास जवाब है। रॉ कहते हैं, एक इकाई थे यानी एक व्यक्ति आपके लोग निकोला टेस्ला के नाम से जानते थे। दोस्तों निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑल्टेट का एक खोज की और वो चाहते कि बिजली मुफ्त में दुनिया में मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। इस इकाई ने जब अपना शरीर छोड़ दिया था, तब उनके द्वारा लिखी गई कई जानकारियों को उन इकाइयों द्वारा ले जाया गया जो आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से थे। यहाँ आप कहना चाहते हैं, जब इस व्यक्ति ने शरीर छोड़ा यानी उनकी डेथ हो गई, तब उनके द्वारा इकट्ठी की हुई जानकारियों को सुरक्षा एजेंसी ले गई, जिसे हम एनएसटी के नाम से भी जानते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन। और इस प्रकार उन लोगों तक ये बुनियादी तकनीक पहुंच गई जो जनता को कभी पता ही नहीं चली। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच जानकारी साझा करने और शांति लाने के लिए 27 साल पहले, दोस्तों 1981 से भी 27 साल पहले, यानी मान के चलिए 1950 के आसपास, तो 27 साल पहले हमारे महासंघ के एक सदस्य ने एक प्रयास किया था। उन्होंने इसको इस्तेमाल करने की तकनीक उन इकाइयों के साथ साझा की जिसे आप रशियन कहते हैं। तो महासंघ के एक सदस्य ने इन लोगों को तो रशियन नाम के ग्रुप समूह को दे दिया, पर उन्होंने ये तकनीक अपने स्वार्थ के लिए छुपा ली थी। तो मैं ये सवाल फिर से पढ़ 8.6 डॉन, संयुक्त राज्य ने इस तकनीक को बनाना कैसे सीखा जिससे उसने इस धरती। आगे का क्वेश्चन में सुनाई नहीं दिया था रिकॉर्डिंग समय, पर बस जवाब है। एक इकाई थे जिसे आपके लोग निकोला टेस्ला के नाम से जानते थे। दोस्तों एक व्यक्ति थे निकोला टेस्ला, जो एक इंजीनियर थे और उन्होंने ऑल्टरनेटिव करंट की खोज की थी। वो चाहते थे पूरी दुनिया में मुफ्त में बिजली दी जाए। आगे बढ़ते हैं। इस इकाई ने जब अपना शरीर छोड़ दिया था, तब उनके द्वारा लिखे गए कई जानकारियों को उन इकाइयों द्वारा ले जाया गया जो आपके राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से थे, यानी एनएसटी, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के थे। वो लोग इस पूरी जानकारी को ले गए जब निकोला टेस्ला ने शरीर छोड़ दिया या उनकी मृत्यु हो गई। सो इस तरह वो बुनियादी तकनीक उन लोगों तक पहुंच गई, पर जनता को कभी पता ही नहीं चला। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के बीच जानकारी साझा करने और शांति लाने के लिए 27 साल पहले हमारे महासंघ के एक सदस्य ने एक प्रयास किया था। उन्होंने इसको इस्तेमाल करने की तकनीक उन इकाइयों के साथ साझा की जिसे आप रशियन कहते हैं, पर उन्होंने वो तकनीक अपने स्वार्थ के लिए छुपा ली थी। दोस्तों यहाँ शांति के लिए, पूरी दुनिया में शांति बनी रहे, इसलिए उस सदस्य ने ये जानकारी रशियंस के साथ साझा की थी, लेकिन रशियंस भी अपने डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनाने लगे और उन्होंने ये जानकारी छुपा ली। जिस इकाई ने ये जानकारी दी थी उससे गलती हुई।
लेकिन हमने इस चक्र के अंत में कटाई के समय आपकी सहायता करने के उद्देश्य से कई काम किए और अपनी गलतियों से सीखा। तो राय कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, उनसे गलती हो गई, लेकिन कटाई का समय पास आने यानी युग परिवर्तन के समय जो लोग दूसरे युग में प्रवेश करेंगे उनकी सहायता के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सारे वेपन वो इस्तेमाल कर ही ना पाए। यही कारण है कि अब हमारा रवैया बहुत सतर्कतापूर्ण, भले ही शक्ति पर शक्ति की आवश्यकता बढ़ गई हो, यानी कि उन्हें अधिक से अधिक शक्ति की आवश्यकता है, और आपके लोगों की पुकार भी बढ़ती और बढ़ती जा रही है। कह रहे हैं कि हर देश को महान साबित करने के लिए लड़ ही रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, और लोगों की पुकार हम की जा रही है, इसीलिए हम आए हैं। डॉन आगे बोल, मैं इन विमानों से हैरान हूँ जिनके हमारे पास समुद्र के नीचे ठिकाने हैं। क्या वो, यहाँ पे भी दोस्तों प्रश्न पूरा नहीं हो पाया, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, आगे बढ़ते हैं। क्या ये तकनीक अन्य सभी शास्त्रों पर भारी पड़ने के लिए पर्याप्त है? क्या हमारे पास इन विमानों में केवल उड़ने की क्षमता है, या इनमें कोई हथियार है जो हमें दिए गए थे? क्या ये सिर्फ यातायात के लिए है? इनकी उनके मूल तरीके क्या है? जो मैं कह रहा हूँ विश्वास करना वास्तव में कठिन है। तो यहाँ डॉन बहुत हैरान हो चुके हैं कि क्या बताया है, वो क्या पूछ रहे हैं, इसका जवाब क्या मिल रहा है। वो खुद ही हैरान है, वो विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। रॉ उत्तर देते, कुछ उदाहरणों में इन्हें विमान कहना शायद गलत होगा, उन्हें हथियार के रूप मानना ही अधिक उचित होगा। में इसमें उपयोग की जाने ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के क्षेत्र की होती है। पृथ्वी के गोले का ध्रुवीकरण होती है। दोस्तों आपको पता है पृथ्वी के पास यही एनर्जी है, और इसी एनर्जी से कूल करके खींच कर वो हथियार बना। ये हथियार मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसे आपके लोग साइक्लोट्रॉनिक कहते हैं, यानी कि ये दिमाग में प्रभाव डालते हैं। दोस्तों इस तरह का जो उपकरण है या हथियार है वो दिमाग के सोच को भी प्रभावित करता है, पूरा प्रोसेस ही खराब कर सकता है। और दूसरा जिसे आप लोग पार्टिकल बीम कहते हैं, दोस्तों ये एक्स्ट्रा वाला हथियार है जो एक बीम के में जिस पे भी पड़ जाए, बड़े से बड़े या छोटा से छोटा, उसको कण में बदल सकता है, खाक में बदल सकता है, राख में बदल सकता है। इस तकनीक में भारी मात्रा में विनाश की संभावना है, और हथियारों का उपयोग कई मामलों में मौसम पैटर्न को बदलने और इस समय आपके ग्रह को होने वाले कंपनता को बदल रही है, जो इस समय आपके ग्रह को चारों तरफ से घेर रहा है। दोस्तों ये हथियार मौसम के पैटर्न को भी बदल सकते हैं। जहां बारिश नहीं चाहिए वहां बारिश हो रही है, जहां सूखा चाहिए वहां पे बारिश हो रही है, यहाँ जहाँ पे किसान रो रहे हैं वहां पे बारिश नहीं हो रही। बहुत ऐसी जगह मौसम का पैटर्न बदला है। और दूसरा ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह हमारी धरती 4D के लिए स्पीड से बढ़ रही है, उस स्पीड को भी रोका जा सकता है। डॉन आगे कह रहे हैं, वे इसे कैसे गुप्त रख पाए? ये विमान यातायात के लिए उपयोग में क्यों नहीं है? तो रॉ कहते हैं, आपके यहाँ की सरकारें आपके ये सब बताना नहीं चाहती, इसलिए इसके प्रचार से बचना चाहती है, और जिन्हें आप सब शत्रु बोलते हैं उनके द्वारा हमले की स्थिति में उन्हें अचंभित करने के लिए इन विमानों का प्रयोग करना चाहते हैं। रॉ ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ दुश्मन कॉन्फेडरेशन के लोग भी हो सकते हैं, जनता भी हो सकती है, दूसरे देश के लोग भी हो सकते हैं। आगे पूछते हैं, संयुक्त राज्य के पास कितने विमान हैं? रॉ बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में इस समय 573 विमान हैं, और वे इस संख्या को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। दोस्तों 1981 में 573, यानी अब तक पता नहीं कितने होंगे। टर्न है, इसमें से किसी एक यान की अधिकतम गति क्या है, यानी स्पीड क्या है? रॉ बोलते हैं, इनकी अधिकतम गति पृथ्वी की ऊर्जा के वर्ग के बराबर है, यानी जितनी अर्थ की एनर्जी है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, उसकी एनर्जी होती है उस फ्रीक्वेंसी से चलती है। ये क्षेत्र बदलता रहता है,
गति की अधिकतम सीमा प्रकाश की गति का लगभग आधा है। लोग कहते हैं ये गति बढ़ती घटती रहती है। ये भी हो सकता है कि वह प्रकाश की गति की लगभग आधी गति से चले। इस डिजाइन में खामियों के कारण सब इसीलिए है कि सही आकार के विमान नहीं बने। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी 12 जून को एक डिस्क्लोजर जारी हुआ है और डॉक्टर स्टीवन विलियम ने बताया है कि किस समय से वो उड़न तस्तियों को और जिनको हम एलियन कहते हैं उनको देखा जा चुका है। और ये भी बताया है कि 1951 से हमारी धरती में कितने यान बने हैं मानव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। डॉन बोलते हैं, क्या ये विमान हमारे यातायात पर खर्च होने वाली ऊर्जा की समस्या को पूरी तरह से या फिर लगभग हल कर देगा, जिसका इस्तेमाल यातायात के लिए? ये भी प्रश्न अधूरा आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। हमारे पास उत्तर है। रा कहते हैं, इस लोगों ने जिस तकनीक काबू पा लिया है वो आपके किसी भी प्रकार की समस्या को हल करने सक्षम है, जिससे आपका समूह आज के अनुभव में बंधन में जुड़ रहा है। यानी कि वो सारी दिक्कतें आप अभी महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप में से कुछ लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने में इसका उपयोग कर रहे हैं। वो तब तक समाधान नहीं देंगे जब तक वो इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि आप पर राज कर सकें। दोस्तों, आगे बताना चाह रहे हैं, अगर टेक्नोलॉजी रिलीज हो जाए तो अमीर गरीब सबको फायदा होगा। सब अपनी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। लेकिन हमारे ही इस ग्रह पे कुछ पावरफुल लोग हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को जीतना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने वो तकनीक अपने पास रखी हुई है। जब तक वो इतनी शक्तिशाली ना हो जाए कि हम पर राज करें, तब तक वो हमें नहीं बताएंगे। आगे डॉन कहते हैं, उसी समय आपने बताया था कि कुछ लैंडिंग हमारे लोगों की थी। ये भी बताया था कि कुछ ओरायन समूह के थे। हमने ओरायन समूह के बारे में कम बात की थी, लेकिन ओरायन समूह यहाँ क्यों उतरा था? उनका उद्देश्य क्या है? बराबर, उनका उद्देश्य जीतना है। दोस्तों, ओरायन समूह का उद्देश्य हर ग्रह, हर प्लैनेट, पूरे ब्रह्मांड को जीतना है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि महासन कॉलिंग का इंतजार करते हैं, इसके ठीक विपरीत ओरायन समूह के लोग जीतने के लिए खुद ही आ जाते हैं। और आज यहाँ कहते हैं कि हम लोग जो महासंघ की सेवक है, हम लोग लोगों की पुकार का इंतजार करते हैं और तभी आते हैं। लेकिन ओरायन इसके ठीक विपरीत खुद ही आ जाते हैं और लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। डॉन आगे पूछता है, विशेष रूप से जब वो उतरते हैं तो क्या करते हैं? अब रॉ बताते हैं। लैंडिंग दो प्रकार की होती है। पहले में आपके लोगों के बीच इकाइयों को उनके विमान पर ले जाया जाता है और भविष्य में उपयोग के लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। ये प्रोग्रामिंग 2 या 3 तरीकों से होती है। तो पहला तरीका है जिसमें उनको खोजा जाता है जो शोध करते हैं वैज्ञानिक रूप में। तो दोस्तों, पहले बार में वो ये कहना चाह रहे हैं जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको ढूंढा जाता है, उनको अपने विमान पे ले जाया जाता है। दूसरा तरीका दिमाग को प्रोग्राम करना है, जिसमें वो इसे ट्रिगर या चालू कर देते हैं। ट्रिगर का मतलब वो व्यक्ति उनके कंट्रोल में हो जाता है। वो जैसा बोलेंगे वो व्यक्ति वैसा ही करेगा। तीसरा तरीका ये गहरा ट्रिगरिंग प्रोग्राम है जो उस इकाई को या व्यक्ति को क्रिस्टलीकृत करना यानी बर्फ की तरह जमा देता है, जिससे वो इकाई बेजान हो जाए यानी मर जाए और उस बेजान शरीर को चेतावनी या संकेत के रूप में प्रस्तुत किया जा सके, ताकि लोगों को बता सके वो कि देखो हम आ गए हैं। दूसरे प्रकार की लैंडिंग पृथ्वी के बीच की सतह में होता है, जिसमें पानी द्वारा प्रवेश किया जाता है। वहीं जहां आपका दक्षिण अमेरिका के सामान्य क्षेत्र, कैरिबियाई यानी कैरिबियन अफ्रीकी क्षेत्रों के सामान्य क्षेत्र और तथाकथित उत्तरी ध्रुव के करीब का क्षेत्र आता है, इन लोगों के ठिकाने धरती के नीचे हैं। दोस्तों, हमें पता है अर्थ के कोर में बहुत गर्मी है, बहुत हीट है, लेकिन ये तकनीक इतनी स्मार्ट है कि इनके यान वहां पे भी उतर जाते हैं। डॉन बोलते हैं, ओरायन समूह के पास क्या है? जीतने के संबंध में ओरायन समूह का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये तकनीक कॉन्फेडरेशन के पास नहीं है।
दोनों के पास बेस्ट टेक्निक है और दोनों अपनी अपनी तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए उत्तर ढूंढते हैं, देखते हैं और बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले कहा है, उनका उद्देश्य कुछ खास इकाइयों का पता लगाना है जिनकी कंपनता उनके कंपनता से मिलती है, या फिर उन्हें एलिट्स बनाकर उनका इस्तेमाल करके उन लोगों को अपना गुलाम बनाना होता है जो कि एलिट्स नहीं है, या आप कह सकते हैं जिनकी कंपनता ओरायन से नहीं मिलती है। दोस्तों यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जैसे पिछले सत्र में एग्जाम्पल दिया था हिटलर का, ऐसे ही लोगों को ये लोग ढूंढते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और जो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं उनके फ्री विल का इस्तेमाल करके उनमें से कुछ लोगों को तकनीकी या रुपए पैसे देकर एलिट बनाया जाता है, यानी ऑफिसर लेवल तक ले जाया जाता है, और यही एलिट्स बाकी लोगों को गुलाम बनाते हैं ताकि ये सभ्यता और आयन सभ्यता पूरे पूरे ग्रह पर अपना कब्जा करे। दोस्तों ये सत्र काफी लंबा है। अगले सत्र में हम जानेंगे कि चार्ली हिग्सन को किसी अंतरिक्ष यान में क्यों उठाया। उसके लिए आपको इंतजार करना है। मैं अपना एनर्जी फील्ड सुरक्षित कर रहा हूं। मैं अपना ऑरा लॉक कर रहा हूं। मेरे शरीर, दिमाग, आत्मा और मेरा पूरा एनर्जी फील्ड अनंत रचयिता के असीम दिव्य प्रेम और रोशनी में हमेशा के लिए सुरक्षित है। अनंत रचयिता के असीम प्रेम और अनंत रोशनी से बना हुआ मजबूत सुनहरा कवच, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों की शक्तियां समाहित है, ऐसा कवच मैंने धारण कर लिया है। ये सुनहरे सुरक्षा कवच के माध्यम से मेरे घर के तमाम सदस्य और मेरा घर संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। जो अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की सभी दिव्य सभ्यताओं और मेरे सभी शुभ चिंतक जो मेरे लिए दिव्य प्रेम और शुद्ध पवित्र मन से जो मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं, वो तमाम दिव्य पवित्र चेतनाओं को मैं परमिशन देता हूँ कि जो मेरे साथ दिव्य रूप से कनेक्ट हो सके। बाकी तमाम प्रकार के वस्तु, विचार, व्यक्ति जो खुद की सेवा में ही कार्यरत हो, ऐसे अपवित्र भावनाओं से मेरे एनर्जी फील्ड में आना चाहे, उन तमाम एंटिटी या विचारों के उन रूपों को मैं प्रतिबंधित करता हूँ, क्योंकि ये मेरी फ्री विल है और यही अनंत रचयिता के एक का कानून है। आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम प्रोटेक्टेड। Thank you so much.